हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार। सबसे पहले आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें। तालिबान के मसले पर इस वक्त एक बड़ी मीटिंग चल रही है। जिनीवा और नई दिल्ली के बीच हॉटलाइन कनेक्ट हुई है और थोड़ी देर पहले भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने एक बड़ी बात कही। भारत अफगानिस्तान को अनाज देने के लिए तैयार है। भारत ने पहले भी अफगानिस्तान को मदद की है, आगे भी करेगा, लेकिन भारत जो अनाज भेजेगा उस पर तालिबान का कब्जा नहीं होना चाहिए। भारत का खाना अफगानिस्तान के मुसलमानों के साथ साथ हिंदुओं को भी मिलना चाहिए, अफगानिस्तान के सिखों को भी मिलना चाहिए, ताजिक समुदाय के लोगों तक भी पहुंचे। यूएन की मीटिंग में भारत ने एक और बात कही है कि हम जो राहत सामग्री अफगानिस्तान भेजें उसे ले जाने वाले लोगों की सुरक्षा की गारंटी भी होनी चाहिए। दुनिया की सबसे बड़ी खबर पर भारत लीड रोल में है। अफगानिस्तान के हालात पर भारत क्लोज मॉनिटरिंग कर रहा है, लेकिन सितंबर में आगे और क्या क्या होने वाला है, सितंबर के लिए किस तरह का मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है, यह समझने के लिए देखिए यह रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सितंबर कैसे बीतने वाला है? गुजरात तो बस शुरुआत है। दरअसल इसके आगे क्या बात है? मोदी ने भूपेंद्र पटेल को ही मुख्यमंत्री क्यों बनाया? यह बात मोदी ने खुद बताई है। मोदी भूपेंद्र पटेल को वर्षों से जानते हैं। भूपेंद्र पटेल ने पार्टी के लिए काम किया, सिविक एडमिनिस्ट्रेशन में काम किया। बिना किसी स्वार्थ के भूपेंद्र पटेल ने सामुदायिक सेवा की, इसलिए नरेंद्र मोदी ने भूपेंद्र पटेल को मुख्यमंत्री बनाकर इनाम दिया। सीएम बनाते ही मोदी ने पटेल को काम पर लगा दिया। गुजरात के जामनगर और राजकोट में भयंकर बारिश के बाद बाढ़ के हालात हैं। सीएम भूपेंद्र पटेल ने रेस्क्यू ऑपरेशन का चार्ज संभाल लिया है। भूपेंद्र भाई रजनीकांत पटेल ईश्वर ने नामे सौगंध लऊं छू के मोदी ने गुजरात में नया सीएम भी बना दिया और सारा झगड़ा भी सुलटा दिया। गुजरात में पार्टी के पास अब एक ही मैसेज है, मोदी ने कहा है तो ये काम होना है। भूपेंद्र पटेल के शपथ ग्रहण समारोह में सब आए। जो कल तक नाराज बताए जा रहे थे, जिनके बागी हो जाने की अटकलें लगाई जा रही थी, वो मेहसाणा से वापस गांधीनगर आ गए। भूपेंद्र पटेल ने नितिन पटेल से उनके घर जाकर मुलाकात की, जिसके बाद नितिन पटेल नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में किया। मैं आजकल का नहीं, मैंने बार बार बोला है कि मैं 18 साल था उम्र का था, तब से जनसंघ से लेके आज दिन तक बीजेपी का कार्यकर हूँ और रहूंगा। कोई स्थान या कोई जगह मिले कि न मिले वो बड़ी बात नहीं है। लोगों का स्नेह, प्रेम और सम्मान वही बड़ी बात है। पिछले 28 घंटों में नरेंद्र मोदी ने इंश्योर कर दिया कि भूपेंद्र पटेल को गुजरात में फ्री हैंड मिलेगा। वो किसी एक गुट के नहीं बल्कि सबके नेता होंगे। भूपेंद्र पटेल गुजरात में किसी बैगेज के साथ काम नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी में ही ये पॉसिबल है कि पार्टी के हाईकमांड जो नेतृत्व जिसको सौंपते हैं, कहते हैं, और इतना इजीली स्विच ओवर होना, ये पार्टी भारतीय जनता पार्टी का ही संस्कार है। कार्यकर्ता के नाते ये इजीली ये हम कर सके हैं। पार्टी जो जिम्मेवारी सौंपेगी, पार्टी के कार्यकर्ता के नाते पूरी निष्ठा से मैं काम करता रहूंगा, कोई सवाल ही नहीं है। भूपेंद्र पटेल की शपथ पूरी होते ही नरेंद्र मोदी का ये ट्वीट आया। गुजरात के नए सीएम की अथॉरिटी पर डायरेक्ट पीएम ने मोहर लगा दी। जब गुजरात के नए मुख्यमंत्री के रूप में भूपेंद्र पटेल का नाम सामने आया तो सभी लोग चौंक गए। गुजरात के गांधीनगर में मौजूद नेताओं को इस बात का इल्म तक नहीं था, लेकिन 4 घंटे के भीतर बीजेपी गुजरात ने जबरदस्त शो ऑफ स्ट्रेंथ किया। पार्टी की पूरी मशीनरी भूपेंद्र पटेल के लिए काम पर लग गई।
पार्टी के ऑफिस में भूपेंद्र पटेल का ज़बरदस्त स्वागत किया गया। पार्टी ने ये मैसेज एकदम क्लियर कर दिया कि जिस नाम पर नरेंद्र मोदी ने मोहर लगाई है उसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। जो नेता नाराज हो सकते थे या जो बागी तेवर दिखा रहे थे वो सभी के सभी लाइन पर आ गए, और ये किसी और वजह से नहीं हुआ बल्कि सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी के करिश्मे की वजह से हुआ। नरेंद्र मोदी का ऑपरेशन गुजरात कंप्लीट हुआ। अब अगला प्लान है सितंबर का वैक्सीनेशन। जो लोग कुछ दिन पहले तक मोदी के वैक्सीन मैनेजमेंट पर सवाल उठा रहे थे उनको यह नंबर देख लेना चाहिए। 13 सितंबर तक 75 करोड़ वैक्सीन डोज। जो कल तक इम्पॉसिबल लगता था वो पॉसिबल हो गया है। मोदी आजादी के 75 साल का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और कोरोना से बचाने वाली वैक्सीन के 75 करोड़ डोज लगवा चुके हैं। संडे होने के बावजूद 12 सितंबर को 53 लाख वैक्सीन के डोज लगे। सोमवार को इसमें तेजी आई और 75 करोड़ टीके का टारगेट अचीव हो गया। अब 17 सितंबर से मास वैक्सीनेशन का ड्राइव चलेगा। कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी के बर्थडे पर एक दिन में 2 करोड़ टीके लगाने का बड़ा लक्ष्य रखा गया है। वैक्सीनेशन प्रोग्राम सरकार का होगा, कुछ प्रोग्राम बीजेपी भी चलाएगी। 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक 20 दिनों का मेगा अभियान चलेगा। इस दौरान 14 करोड़ राशन बैग बांटे जाएंगे। बीजेपी स्वच्छता और सफाई का अभियान चलाएगी। रक्तदान और कृत्रिम अंग वितरित किए जाएंगे। बात देश की हो तो नरेंद्र मोदी बड़े लक्ष्य रखते हैं और उसे हासिल करने का मादा भी। वैक्सीन की किल्लत को लेकर 2 महीने तक मोदी को ट्रोल करने वाले नेता अब वैक्सीन पर सवाल नहीं पूछते, लेकिन नरेंद्र मोदी अपना वादा निभाना जानते हैं। आज से 80 दिन पहले यानी 26 जून 2021 को मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कहा था कि 31 दिसंबर तक भारत में 135 करोड़ डोज वैक्सीन लगा देंगे। टीका लगाने की मौजूदा रफ्तार को देखें तो मोदी ये लक्ष्य 31 दिसंबर से बहुत पहले हासिल कर लेंगे। टारगेट अचीव करने की नरेंद्र मोदी की इसी क्षमता की दुनिया कायल है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के विशेष दूत और 4 साल तक अमेरिका के विदेश मंत्री रहे जॉन केरी जलवायु परिवर्तन पर बात करने दिल्ली आए तो नरेंद्र मोदी की तारीफ करते नहीं अघाए। Prime Minister Modi has also प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में बहुत महत्वाकांक्षी निर्णय निर्धारित किए हैं। 2030 तक 450 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का लक्ष्य दुनिया के सबसे बड़े लक्ष्यों में से एक है। भारत पहले ही करीब 100 गीगावाट तक पहुंच चुका है। मैं इस उपलब्धि के लिए भारत को बधाई देता हूं। भारत एक वर्ल्ड लीडर के तौर पर उभर रहा है और वो पूरी दुनिया को ये दिखाने में कामयाब रहा है कि आर्थिक विकास और क्लीन एनर्जी साथ साथ मुमकिन है। हमें पूरा विश्वास है कि 450 गीगावाट के लक्ष्य तक पहुंचा जा सकता है। as a goal can and will be reached. जॉन केरी वॉशिंगटन डीसी में कैपिटॉल हिल के प्रभावशाली व्यक्तियों में शुमार है। अमेरिका में सत्तारूढ़ डेमोक्रेट्स में केरी की बात को गंभीरता से सुना जाता है। उन्होंने नरेंद्र मोदी की तारीफ ऐसे वक्त की है जब मोदी खुद अमेरिका के दौरे पर जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी 22 सितंबर को अमेरिका के दौरे पर निकलेंगे और 26 सितंबर तक उनका ये दौरा चलेगा। इस दौरान अमेरिका में नरेंद्र मोदी को बड़े बड़े काम करने हैं। 23 सितंबर को अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्र प्रमुखों के साथ मोदी की द्विपक्षीय बात होगी। 24 सितंबर को क्वाड की ऑफिशियल मीटिंग प्रस्तावित है जिसमें नरेंद्र मोदी वर्ल्ड लीडर के तौर पर शामिल होंगे। 25 सितंबर को मोदी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली को संबोधित करेंगे। क्वाड की मीटिंग में मोदी चीन को काउंटर करने की स्ट्रेटजी फाइनल करेंगे तो यूएनजीए में मोदी तालिबान और पाकिस्तान के आतंकी गठजोड़ को दुनिया के सामने रखेंगे। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का क्वाड चीन को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इंडो पैसिफिक रीजन में चीन जिस प्रकार की दादागिरी दिखाने की कोशिश कर रहा है, ये चारों देश मिलकर उसे रोकने की कोशिश में जुटे हुए हैं।
12 मार्च को क्वेड देशों के राष्ट्राध्यक्षों की पहली वर्चुअल बैठक हुई थी, लेकिन इसी महीने के आखिर में अमेरिका में क्वेड देशों के राष्ट्राध्यक्ष आमने सामने की मुलाकात करेंगे और जब यह समिट होगा तो उनकी निगाह में सिर्फ चीन होगा। अफगानिस्तान में तालिबान के साथ चीन जिस प्रकार की नज़दीकियां बढ़ा रहा है, जाहिर तौर पे भारत के लिए चिंता का सबब है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्वेड समिट में इस मसले को उठा सकते हैं। तालिबान और टेररिज्म पर नरेंद्र मोदी की लाइन पहले दिन से क्लियर है। प्रधानमंत्री ने 6 साल पहले जो कहा था, भारत आज भी उसको फॉलो करता है। गुड तालिबान बैड तालिबान, गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म, ये अब चलने वाला नहीं है। हर किसी को तय करना पड़ेगा कि फैसला करो कि आप आतंकवाद के साथ हो कि आप मानवता के साथ हो, निर्णय करो। नरेंद्र मोदी पूरे होमवर्क के साथ अमेरिका जा रहे हैं। इसी सितंबर की 6 तारीख को मोदी ने अफगानिस्तान मामले पर मैराथन बैठक की थी। हालांकि वो बैठक औपचारिक तौर पर सीसीएस की मीटिंग नहीं थी, लेकिन पीएम की मीटिंग में सीसीएस के तमाम सदस्य मौजूद थे। पिछले 30 दिनों से मोदी हर रोज अफगानिस्तान पर रिपोर्ट ले रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने स्पेशल अफगानिस्तान ग्रुप बनाया है। इसमें एनएसए अजित डोवल और विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं। इनके अलावा विदेश और अन्य मंत्रालयों के 20 सीनियर ऑफिसर 24/7 अफगानिस्तान पर निगाह रखते हैं। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में जब तालिबान ने एंट्री मारी, तब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की भूमिका बहुत अहम हो गई। उस वक्त यूएनएससी की अध्यक्षता भारत के पास थी। संकट की उस घड़ी में नरेंद्र मोदी ने दुनिया को लीड किया। भारत ने अपने नागरिकों को काबुल से सुरक्षित बाहर निकाला। अफगानी सिखों और अफगानी हिंदुओं को भी मोदी सकुशल भारत लेकर आए। तालिबान संकट आया तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नरेंद्र मोदी से बात की। जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल ने मोदी से बात की। इटली के प्रधानमंत्री मारिया द्राघी ने भी फोन पर मोदी से बात की। अफगानिस्तान पर नरेंद्र मोदी की राय इंटरनेशनल हेडलाइन बनी। वर्ल्ड लीडर्स की अप्रूवल रेटिंग में मोदी 71% के साथ टॉप पोजीशन पर पहुंच गए। सुरक्षा परिषद ने भी भारत की बात मानी और वही प्रस्ताव पास किया जो भारत ने बताया। चीन भी उसका विरोध नहीं कर पाया, न ही वीटो पावर यूज कर पाया। 25 सितंबर को जब यूएन असेंबली बैठेगी, तब वहां सबसे पहला भाषण नरेंद्र मोदी का होगा, जिसे 200 से ज्यादा देशों में एक साथ लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। पिछले एक हफ्ते में मोदी की टाइमलाइन देखने से उनकी तैयारियों के बारे में कुछ और आइडिया लगता है। 8 सितंबर मोदी ने रूस के सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी से मुलाकात की। 9 सितंबर मोदी ने ब्रिक्स समिट में काउंटर टेररिज्म पर बात की। 11 सितंबर प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रेलिया के विदेश और रक्षा मंत्री से मीटिंग की। इसी बीच नरेंद्र मोदी ने एनएसए अजित डोवल को रूस भेजा। पूरे कोरोना काल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिर्फ एक बार विदेश यात्रा की। बांग्लादेश के निर्माण के 50 साल पूरे होने पर मोदी ढाका गए थे। कोरोना आने से पहले प्रधानमंत्री मोदी की पिछली अमेरिकी यात्रा सितंबर 2019 में हुई थी। उसी दौरे पर टेक्सास में हाउडी मोदी इवेंट हुआ था, जिसमें अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी आए थे। इस बार मोदी जब व्हाइट हाउस पहुंचेंगे तो वहां ट्रंप की जगह बाइडेन होंगे। G7 और क्वाड की वर्चुअल मीटिंग्स में मोदी और बाइडेन की मुलाकात हो चुकी है, लेकिन प्रेसिडेंट बाइडेन के साथ मोदी की आमने सामने की पहली मुलाकात इसी सितंबर में होगी। सितंबर का महीना बहुत कुछ तय करने वाला है। इंटरनल और इंटरनेशनल दोनों फ्रंट पर बहुत सी हेडलाइंस आने वाली हैं। अमेरिका में मोदी क्या कहते हैं, मोदी क्या करते हैं, इस पर पूरी दुनिया की निगाह लगी हुई है। और अफगानिस्तान से एक ऐसी खबर है जिस पर तालिबान ने चुप्पी साध रखी है। तालिबान के सारे हैंडलर्स चुप हैं।
यह खबर मुल्ला बरादर को लेकर है। कहने को तो वो उप प्रधानमंत्री है, लेकिन 8 दिन से कैमरे से दूर है, काबुल तक में नहीं है। मुल्ला बरादर जिंदा भी है या मर गया यह भी नहीं पता। क्या हक्कानी ने मुल्ला को गोली मारी? क्या मुल्ला बरादर जख्मी है या उसकी लाश कहीं छिपा दी गई है? इस सब को लेकर अफगानिस्तान से लेकर पाकिस्तान तक कौन क्या कह रहा है, देखिए ये रिपोर्ट। ये तालिबान का नया नवीला प्रधानमंत्री मुल्ला हसन अखुंद है। मुल्ला हसन अखुंद के बाईं तरफ सबसे पहले तालिबान का उप प्रधानमंत्री अब्दुल सलाम हनफी बैठा है। उसके ठीक बगल में तालिबान का न्याय मंत्री अब्दुल हकीम मौजूद है। अगले फ्रेम में विदेश मंत्री अमीर खान मुस्ताकी और एकदम बगल में तालिबान का सूचना मंत्री खैरुल्लाह खैरख्वाह बैठा है। इसके बाद तालिबान के खुफिया विभाग का प्रमुख अब्दुल हक वसीक है। तालिबान सरकार की बैठक में अनस हक्कानी भी नजर आ रहा है। नाम जो इस महफिल में गायब है वो है मुल्ला गनी बरादर। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद पहली बार किसी देश के विदेश मंत्री आए। कतर के विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान का दौरा तालिबान के लिए बहुत बड़ी बात है। कतर के विदेश मंत्री के स्वागत में तालिबान का हर एक लीडर मौजूद है। कुछ कतर डेलीगेशन के सामने टेबल पर मौजूद थे तो कुछ पीछे वाली सीट पर बैठे थे। तालिबान ने खुद वीडियो रिलीज किया जिसमें पहली बार तालिबान ने अपने प्रधानमंत्री की तस्वीर दुनिया के सामने पेश की। लेकिन इसके साथ ही मुल्ला बरादर की मौत को लेकर अफगानिस्तान में अफवाहें और तेज हो गईं। क्योंकि जो मुल्ला हसन अखुंद कभी कैमरे के सामने नहीं आता था, जिसकी तस्वीर भी बमुश्किल मिलती थी, वो कैमरे के सामने आया, वीडियो जारी किया गया। दुनिया ने पहली बार तालिबान के प्रधानमंत्री को पहचाना। लेकिन जो मुल्ला बरादर हमेशा कैमरे के सामने रहता था, जिस मुल्ला बरादर ने अमेरिका के साथ शांति समझौता किया, जिसने कतर में रहते हुए दोहा डील को सोच से हकीकत में तब्दील किया, वही मुल्ला बरादर कतर के विदेश मंत्री के आने पर लापता रहे तो सवाल तो उठेंगे। मुल्ला बरादर तालिबान सरकार में उप प्रधानमंत्री है, लेकिन 6 सितंबर से मुल्ला बरादर कहां है किसी को नहीं पता। 5 सितंबर के बाद मुल्ला बरादर को देखा नहीं गया। कतर की मीटिंग से 2 दिन पहले से ही मुल्ला बरादर के मरने की खबर अफगानिस्तान में जबरदस्त उड़ी हुई है। सोशल मीडिया में, ट्विटर में अफगान के लोकल पत्रकार, विदेशी मीडिया, अफगान के पूर्व अधिकारी एक ही बात बार बार कह रहे हैं, मुल्ला बरादर मारा गया है। काबुल में मुल्ला बरादर का इलाज चल रहा था लेकिन वो नहीं बचा। तालिबान वैसे तो गोली की भाषा जानता है, लेकिन इस बार अफगान बोली से वो भी घबरा गया। तालिबान के प्रवक्ताओं को मुल्ला बरादर की मौत की खबर पर सफाई देने आना पड़ा। लोगों को बताना पड़ा कि मुल्ला बरादर ठीक है। लेकिन जब बात इससे भी नहीं बनी तो मुल्ला बरादर के दस्तखत वाला लेटर जारी किया गया, जिसमें सबसे ऊपर 12 सितंबर 2021 तारीख लिखी है। नीचे मुल्ला बरादर की मुहर लगी हुई है। सबसे नीचे बोल्ड अक्षरों में मुल्ला बरादर का नाम लिखा है और उसके बगल में मुल्ला बरादर के दस्तखत भी है। यानी ये खत खुद मुल्ला बरादर ने लिखा है। इसको साबित करने की भरपूर कोशिश की गई है। अब ये जानिए इस लेटर में आखिर लिखा क्या गया है। सोशल मीडिया में जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं, मुल्ला बरादर मर गए या जख्मी हो गए, ये खबर बेबुनियाद है, झूठ है। लेकिन इस लेटर पर ही उल्टा सवाल खड़े हो गए। अफगानिस्तान की सांसद मरियम ने, जो फिलहाल अफगानिस्तान से बाहर है, उन्होंने पूछा कि 2021 में भला वीडियो की बजाय लेटर कौन लिखता है। सांसद मरियम ने कतर के साथ बैठक में मुल्ला बरादर की गैर मौजूदगी पर भी सवाल उठाए। तालिबान के लिए मुल्ला बरादर का सच सबसे बड़ी मुसीबत बनता जा रहा है, क्योंकि इसका सीधा असर तालिबान और पाकिस्तान पर पड़ेगा। मुल्ला के गायब होने के पीछे इस तस्वीर का डायरेक्ट कनेक्शन है। इस तस्वीर में मुल्ला बरादर के साथ पाकिस्तानी ISI चीफ फैज हामिद दिख रहे हैं।
काबुल में तालिबान से मुल्ला बरादर से मिलने आईएसआई चीफ पहुंचे थे। इसी के बाद से मुल्ला बरादर पर सस्पेंस शुरू हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार बनाने को लेकर मुल्ला बरादर और हक्कानी नेटवर्क के बीच विवाद हुआ। आईएसआई चीफ इस विवाद को सुलझाने और सरकार बनाने पहुंचे थे, लेकिन इसी दौरान हक्कानी नेटवर्क और मुल्ला के बॉडीगार्ड के बीच गोलीबारी शुरू हो गई, जिसमें मुल्ला बरादर बुरी तरह से घायल हो गया था। जिस दिन से आईएसआई चीफ आया उस दिन से और शुरू हो गई है, क्योंकि इट इज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ पावर के ऊपर क्लैश है। और मुल्ला बरादर जो मेन थे, वो लीडर थे जो अमेरिकन के साथ पीस टॉक कर रहे थे, और अब ये हक्कानी का जो है वो पूरा मार्जिनलाइज करना चाहते हैं तालिबान को, और इसलिए मार्जिनलाइज करते हैं क्योंकि हक्कानी इज टोटली कंट्रोल्ड बाय पाक आईएसआई। तालिबान भी कंट्रोल्ड है, बट तालिबान क्या है कि उनका इंटरनेशनल एक्सपोजर हो गया। पीस टॉक्स में कतार में बैठे थे तो उनको थोड़ी डिप्लोमेसी और दुनिया भर का आइडिया हो गया है। लेकिन जहां तक ये इनका सवाल है पाकिस्तान आईएसआई का और हक्कानी का, हक्कानी तो बिल्कुल क्लियर है, वो मॉडरेट तालिबान को एलिमिनेट करना चाहते हैं। और आपको मैं आज बता देता हूं, ये 6 महीने से पहले ज्यादा ये चलेंगे नहीं, इनकी आपस में लड़ाई होती रहेगी और ये इनका एंड स्टेट यही रहेगा। मुल्ला बरादर के घायल होने की खबर, हक्कानी नेटवर्क के साथ गोलीबारी की न्यूज अफगानिस्तान के राष्ट्रपति भवन से होती हुई पूरी दुनिया में फैल गई। इसके बाद तालिबान के नए उप रक्षा मंत्री मुल्ला फजल अखुंद का ऑडियो भी लीक हो गया। फोन पर उप रक्षा मंत्री किसी को पाकिस्तान और तालिबान के आपसी झगड़े के बारे में बता रहा था। دغه د پنجاب کوم مشر چې دلته راغلی وو کابل ته، دغه کابینه دغه رقم نه و، د اصل تشکیل ورجوړ کی او دغه موضوع د دلیه پټه پاتې موږ د دلیه په کابل کې یو خبرېږو په هغه ماښام چې موږ هلته میلمانه وو دغه پر ځای باندې। अगर तालिबान के आतंकी इतिहास को देखें तो तालिबान ने भी अपने लीडर की मौत को कभी सार्वजनिक नहीं किया। हर बार उनकी मौत को छिपाकर ही रखा गया। तालिबान का सरगना मुल्ला उमर साल 2013 में मारा गया था, लेकिन 2015 तक तालिबान ने इस मौत को छिपा कर रखा। मुल्ला उमर के बाद मुल्ला अख्तर मंसूर तालिबान का सरगना बना। 2016 में मुल्ला अख्तर ड्रोन हमले में मारा गया, लेकिन इस बार भी तालिबान ने मौत को छिपाया। हालांकि अफगानिस्तान सरकार ने मुल्ला अख्तर की मौत को सार्वजनिक कर दिया। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या मुल्ला गनी बरादर के साथ भी तालिबान ऐसा कर रहा है? तालिबान के मुताबिक मुल्ला बरादर सही सलामत है और अपने दावे को सही साबित करने के लिए उन्होंने मुल्ला बरादर का ऑडियो रिलीज किया है, जिसमें बरादर अपना संदेश दे रहा है। सर दगा परसनई په مطبوعاتو کې خبره پورته کیږي زه په دغه شپو کې په سفر وتلی وم نو بلې خوا چې تللی وم الحمدلله ټول ملګري مو جوړ روغ تیار ته کړی بس دا کومې رسنۍ چې دا اکثر وخت دغه چې بیا دا تبلیغات او شرموونکي دروغ وایي। सोचिए, जो तालिबान दुनिया को डराता है वो जब मीडिया से डरने की बात करे तो भला कौन यकीन करेगा? तालिबान के लेटर ऑडियो पर कोई भरोसा नहीं कर रहा। अफगानिस्तान में ये बात फैल चुकी है कि मुल्ला बरादर मर गया है, उसको हक्कानी नेटवर्क ने मारा है। ऐसे में हालात ना बिगड़े, तालिबान ने मुल्ला बरादर का एक वीडियो जारी किया है। तालिबान के प्रवक्ता डॉक्टर नईम ने मुल्ला बरादर का वीडियो जारी करते हुए कहा, मुल्ला बरादर कंधार में है। इस 10 सेकंड के वीडियो में मुल्ला बरादर का न सामने से चेहरा दिखाया गया, न मुल्ला की आवाज थी। इसके कुछ देर बाद तालिबान के बेहद करीबी, पत्रकार कम प्रवक्ता ज्यादा, शम्सुल्लाह ने बरादर का एक और वीडियो जारी किया। इसमें साफ साफ कुछ नजर नहीं आ रहा, लेकिन दावा है मुल्ला बरादर गजनी में है। तालिबान मुल्ला बरादर के ऑडियो जारी कर रहा है, मुल्ला के वीडियो भी अपलोड कर रहा है, लेकिन मुल्ला का बोलते हुए, कहते हुए वो ठीक है, हक्कानी नेटवर्क से कोई झगड़ा नहीं है, तालिबान के पास ऐसे कोई वीडियो नहीं है। ये अरब न्यूज के पत्रकार अरशद हैं, जो कुछ दिन पहले ही मुल्ला बरादर से मिले थे। इन्होंने मुल्ला बरादर के साथ सेल्फी भी ली थी और अब लिखते हैं कि शायद मुल्ला उमर की आखिरी सेल्फी थी।
ये खौून है, बीबीसी इंटरनेशनल के लिए काम करते हैं। इनके मुताबिक अफगान के पूर्व चुनाव आयोग के प्रमुख ने दावा किया है कि मुल्ला बरादर राष्ट्रपति भवन में मारा गया है, उसको गोली लगी थी। तालिबान कभी सच नहीं बताता, चाहे वो मुल्ला बरादर का हो या फिर कतर डेलीगेशन का सच। तालिबान ने दुनिया को ऐसे दिखाया जैसे तालिबान कुछ भी करेगा और कतर उसका साथ देगा। बल्कि तालिबान से मिलने जाने के बाद अब कतर को उल्टा सफाई देनी पड़ रही है। हमने कल तालिबान के साथ वार्ता की, जिसमें हमने उनसे कहा कि दुनिया के साथ संपर्क बनाना शुरू करो। हम शुरुआत से कहते आए हैं, हमारा रोल सिर्फ मध्यस्थता कराने का है, हम निष्पक्ष ही रहे हैं। हमने तालिबान से कहा, अलग थलग रहना कोई हल नहीं है, मान्यता पाना अभी प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए, बल्कि अभी बातचीत करनी चाहिए। कतर के सामने ही फ्रांस ने कहा उसको तालिबान पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। मौलिक अधिकारों का सम्मान होना चाहिए, महिलाओं को लेकर बेटियों के अधिकारों का सम्मान होना चाहिए। इसको छीनना आतंकवाद का रूप है। अभी हमने जो काबुल का हाल देखा है वो हमारी उम्मीदों पर बिल्कुल खरा नहीं उतरा। तालिबान की घबराहट बता रही है कुछ तो ऐसा हुआ है जो तालिबान के लिए बहुत बड़ा खतरा है। कभी लेटर से सफाई देना, कभी ऑडियो से अपनी बात साबित करने की कोशिश करना, ये बताता है मुल्ला बरादर के गायब होने के पीछे बहुत बड़ी वजह है। अगर सच सामने आ गया तो तालिबान का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है, क्योंकि अगर मुल्ला बरादर मारा गया है तो अब तालिबान के अंदर खूनी जंग होगी। और अभी अभी भारत ने किसके साथ किया एक युद्ध अभ्यास, बहुत ही चौंकाने वाली तस्वीर सिर्फ 4 मिनट के ब्रेक के बाद। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।